ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हम क्या करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो काफ़ी बच्चों ने अभी तक पहले 3 लेक्चर्स जो है स्टैटिस्टिक्स के नहीं देखे हैं, जो कि इस चैप्टर के थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब तक ये नहीं देखते इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये चैप्टर नहीं होता ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अच्छा बता दिया। देखो, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिलेटेड है। अरे तुम तीनों कितनी बातें करोगे, देख लो। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इंटर रिलेटेड है। 2 कर लो, जा करके वीडियोस देख लो, ठीक है ना, जैसे कि 2 के क्वेश्चंस कर पाएँ, फिर 3 शुरू कर पाएँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। बट आप लोगों को कब तक, आज क्या है, मंडे, वेंसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैथ की, तो वेंसडे तक ये 3 लेक्चर्स देख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। कोई भी डाउट होगा पूछना, फिर हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चंस नहीं किए हम लोगों ने, क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर जो है इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं, पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल टुगेदर नया है, इसके अंदर कुछ भी रिलेटेड नहीं है विद चैप्टर नंबर 2 एंड 3। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्योरी है, थ्योरी चैप्टर है। इसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो यहाँ तक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी तक नहीं, प्रोबेबिलिटी तक नहीं, सॉरी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये आपका स्टैटिस्टिक्स है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। हाँ, क्या हार्मोनिक मीन है ही नहीं सिलेबस में? अच्छा, हार्मोनिक मीन बचा है, हाँ 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 हाँ, बचा है, बिल्कुल बचा है, सही कह रहे हो तुम। चलो कोई नहीं, अभी हम पहले ही कर लेते हैं, बट अभी हम पहला चैप्टर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप लोगों के 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम हार्मोनिक मीन एंड फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। आइए जी, चैप्टर नंबर 1। अच्छा सुन लो, स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर की आती है, सबको पता है, और पहले 3 चैप्टर पूरे स्टैटिस्टिक्स के सबसे इजी चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज भी कैरी करते हैं। तो अगर किसी को अच्छा स्कोर करना है तो पहले 3 चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अगर 40 मार्क्स की है, ठीक है ना, तो पहले 3 चैप्टर्स मान के चलो आप अराउंड 25 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, यानी कि रिमेनिंग 4 15 नंबर के होंगे। 15 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, रिमेनिंग 4 चैप्टर्स के लिए ये 25 से 28 नंबर के आते हैं पहले 3 चैप्टर्स, और सबसे ईजी चैप्टर्स हैं। और ईजी क्यों है? एक तो रीज़न है कि आप लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, हालांकि आपने जो पढ़ा है दैट इज़ डिफरेंट लेवल और इसका लेवल डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं पता तो है चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, लिंक रिलेट तो कर पाते हो। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 नंबर का है, ये तो अभी करना है। अभी मैं चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूँ, बातें नहीं, सुन लो। चैप्टर जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, गोपाल गौतम, बातें मत करो। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है। सोनू बेटा, अखिल बेटा, पढ़ लो। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर है, इसको मैं 4 लेग्स में डिवाइड कर रहा हूँ। लिखो आप लोग रजिस्टर्स में, लिखो ये चीज़ जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इस चैप्टर के अंदर कई बार ऐसा लगता है कि भाई कहाँ खो गए, कितना टॉपिक हो गया, कितना बचा है। तो इन दैट सिचुएशन आपको ये फ्लो चार्ट हेल्प करेगा। इन दैट सिचुएशन ये फ्लो चार्ट आपको लिख लो। तुम कब सुधरोगे भाई, बात ही करे जा रहे हो। टीवीएम बिजनेस मैथमेटिक्स में, चलो
स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हेडिंग डालो, सब लिखो। पहला पार्ट है बेसिक्स, दूसरा पार्ट है डेटा, फिर अगला पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और लास्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहला पार्ट है बेसिक्स, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है? इसके अंदर हमें करना है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिखते हैं मीनिंग, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन। डेटा के अंदर आपको करना है टाइप्स ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऑल दो थ्योरी है बट इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। फिर जो अगला लेग है यह है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल। और फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चैप्टर को स्टार्टिंग से। तो ये देखो आपका इस पेज पे चैप्टर शुरू होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको बेसिक्स पढ़ना है। पहला लेग क्या है? बेसिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद बातें नहीं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस, ठीक है ना। आपका पहला लेग खत्म हो गया। फिर जो अगला पेज होगा आपका, ये पेज नंबर 6 है, अगला पेज होगा पेज नंबर 7। इसमें आपका सेकेंड लेग शुरू हो जाएगा डेटा। फिर डेटा के अंदर हमें पढ़ना है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, कुछ टर्म्स है जो समझेंगे। फिर टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड देन आखिरी में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। इसके बाद आपका थर्ड लेग शुरू हो जाएगा, नाम क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर मैंने क्या लिखवाया? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, मैंने लिखवाया टैबुलर प्रेजेंटेशन है, ये आ गया टैबुलर, ठीक है ना, सेकंड। फिर मैंने क्या लिखवाया? थर्ड डायग्रामेटिक, ये आ गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और फिर चौथा क्या था? ग्राफिकल। तो आपका इसके बाद आ जाएगा ग्राफिकल एरा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। 4 चीज़ हो गई, थर्ड लेग। और फिर आखिरी लेग क्या है, जल्दी बताओ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पेज ये, फिर अगला पेज और फिर अगला पेज, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपके सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में कुछ भी पूछ सकते हैं। और कितने पॉइंट्स है टोटल? टोटल इसके अंदर है 10 पॉइंट्स, ठीक है ना। इन 10 पॉइंट्स को हमें अच्छे से करना है और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हमारे देखो क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 117, ठीक है, 117 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये और इम्पॉर्टेंट है। और आप आराम से मान सकते हो कि इस चैप्टर से आपके 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अगर मैं जब भी बोलता हूँ ना 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाया करो कि 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। 100 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 100 मार्क्स।
आइए जी शुरू करते हैं विथ बेसिक्स। ऑडिबल नहीं है बट यहाँ से तो सब सही है। अच्छा अब नहीं होगा ना। हाँ जी अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? नहीं अब ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? अनन्या, अर्पित, मनीष, ठीक है ओके। चलिए तो हम शुरू करेंगे चैप्टर विथ बेसिक्स, ठीक है ना। बेसिक्स के अंदर सबसे पहले समझते हैं मीनिंग। तो जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मेन पर्पस क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको एनालाइज करना और एक कंक्लूजन पे पहुंचना। फॉर एग्जांपल अगर कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कौन जीतेगा, ठीक है ना, ये हम क्या करें, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अच्छा ये प्रिडिक्शन मैच के पहले से शुरू हो जाती है? मैच शुरू भी नहीं होता, पहले से शुरू हो जाता है, ये जीतेगा ये जीतेगा। किस बेसिस पर होती है? ऑन पास्ट डेटा, कि भाई आज जिस प्लेग्राउंड में, जिस ग्राउंड में मैच है, इस ग्राउंड का क्या हिस्ट्री रही है। अगर इस ग्राउंड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेले हैं तो कितनी बार इंडिया जीती, कितनी बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। अच्छा प्लेयर्स कौन कौन से इंडिया के अंदर, इस ग्राउंड में कुछ प्लेयर्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करते होंगे, कुछ होते होंगे जो ना करते हों। अब अगर आज इंडिया ने उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं इस ग्राउंड में, तो आज इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़िया हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पास्ट डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि भाई आज इंडिया जीतेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को है ना दो अलग अलग जगह डिफाइन किया गया है, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द डेटा। डेटा, जो डेटा है हमारे पास, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। उस डेटा से जब भी हम डील करेंगे दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को पता लगाना है कि इंडिया में क्या मेल फीमेल रेशियो है तो क्या करेगी, डेटा का यूज़ करेगी। क्या कर रही है वो, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रही है। जब भी हम डेटा से डील करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन, हियर स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अब डेटा जो है वो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का मैं टेस्ट लूँ और आपको मार्क्स दूँ, वो क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। अगर आप लोगों से मैं आपका वेट पूछूं और लिख लूँ, वो मेरे पास डेटा आ गया आप लोगों का, क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। आप लोगों की हाइट, क्वांटिटेटिव डेटा। अ डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्या है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग की नेशनैलिटी, अगर मैं आपसे पूछता आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप लोगों का रिलीजन क्या है, ठीक है ना, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा। और ये बात समझ आप लोगों को, क्वालिटेटिव क्यों, क्योंकि ये नंबर्स में नहीं लिखूंगा मैं। अगर मैं पूछा क्या है आपकी नेशनैलिटी तो आप क्या बोलोगे, सर इंडियन, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे हम यूएस के हैं, कुछ हम कहीं के हैं, कुछ कहीं के हैं। रिलीजन पूछूंगा, कोई बोलेंगे हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। इस तरीके से आप कोई नंबर में मुझे आंसर नहीं दे रहे, तो दिस डेटा इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द डेटा बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करके आओगे, बच्चे पता है किस पे टिक कराते हैं, क्वांटिटेटिव। क्यों, उनको लगता है कि नंबर्स, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स जो उसी से तो डील करेगी,
बट आंसर इज नो. स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एज वेल. अगर मेल फीमेल रेशियो निकाला जाता है डेटा के बेसिस पर, तो मेल फीमेल रेशियो जो डेटा है मेल फीमेल वो क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. अगर मैं पूछता हूँ आपका जेंडर क्या है, आप मुझे नंबर्स में आंसर दोगे या फिर वर्ड्स में आंसर दोगे? वर्ड्स में. अब स्टेटमेंट में सर मैं एक लड़का हूँ, सर मैं एक लड़की हूँ, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा. बट इसके बेसिस पर भी तो मेल फीमेल रेशियो निकलता है. यानी स्टैटिस्टिक्स डील्स विद बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा that are collected usually with a view of statistical analysis. तो डेटा जब भी कलेक्ट किया जाता है वो किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया जाता है. आपने कभी कोई सोच सकते हो कोई इंसान ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर, उसे कुछ काम ही नहीं उस डेटा का? नहीं, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने में टाइम जाता है, मनी जाता है, एफर्ट्स जाता है, सब जाता है. तो भाई कोई फालतू में तो कलेक्ट करेगा नहीं. तो किसी ना किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ एक प्री डिफाइंड पर्पज होगा, उसकी वजह से उस डेटा को वो कलेक्ट करेगा. तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम पढ़ें इन प्लूरल सेंस तो क्या है, इट रेफर्स टू द डेटा बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल जो कलेक्ट किया जाता है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. आ गई बात समझ आप लोगों को? बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स को समझे इन सिंगुलर सेंस तो ये वो है जो आप अब तक पढ़ते आए हो. हमारी अब तक स्टैटिस्टिक्स की 3 ही क्लास हुई हैं. उन तीनों क्लासेस में हमने क्या सीखा है? हाउ टू डिटरमाइन अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, यही सब तो सीखा है. हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा का यूज करके उसमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला यूज अप्लाई कर रहे हैं और एक रिजल्ट निकाल रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप वो मेरे लिए, आप लोगों के मार्क्स 12th के मार्क्स मेरे लिए डेटा हो गए. अब अगर मुझे पता लगाना है कि आप बच्चे मेरी क्लास में किस टाइप के बच्चे बैठे हैं, होशियार बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, एवरेज बच्चे बैठे हैं, नालायक बच्चे बैठे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि भाई इन सब बच्चों का 12th क्लास का एवरेज क्या है. आप सबके मार्क्स लूँगा, ऐड करूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्लास में एवरेज कैसे बच्चे बैठे हैं. तो जो एवरेज है वो क्या बता रहा है, आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है. तो ये एवरेजेस जो होते हैं या फिर जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं ये भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिक्स उस डेटा के ऊपर जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाते हैं उसको भी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. अच्छा, आप लोगों के लिए तो स्टैटिस्टिक्स वही है सर, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टैटिस्टिक्स टू यू. ठीक है ना. तो आपके लिए जो स्टैटिस्टिक्स आपको पता है दैट इज सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया, प्लूरल सेंस, कि भाई जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको भी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. और जब डेटा के उस डेटा कलेक्टेड डेटा के ऊपर जब हम मेथड्स लगाते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. एक हो गया प्लूरल सेंस, एक हो गया सिंगुलर सेंस. इन दिस केस स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड. ये अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड याद है, पढ़ा आपने क्लास में. ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक मेथड्स हैं. ठीक है ना. दैट आर एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग डेटा, लीडिंग फाइनली टू ड्रॉइंग अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट अबाउट सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. दिस मीन्स दैट इट इज साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस. इन सिंपलर टर्म्स स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. तो जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट तो उसके अंदर क्या हम ये पढ़ते हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे करें, या फिर ये पढ़ते हैं कि उस कलेक्टेड डेटा के साथ अरिथमेटिक मीन कैसे निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, मीडियन कैसे निकाले, मोड कैसे निकाले. तो जब एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी देखा जाता है स्टैटिस्टिक्स तो किसकी बात करता है, अबाउट साइंटिफिक मेथड्स, कि आप किस तरीके से इस डेटा का यूज करके अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन निकाल सकते हो. ये सारी चीज़ें हमें आगे चल के पढ़नी है. अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिग्रेशन, कोरिलेशन. तो किसी भी डेटा के साथ उसका रिग्रेशन, कोरिलेशन कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है, एक सिंगुलर सेंस है, क्योंकि उसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड्स पढ़ते हैं चीज़ों को निकालने के लिए, बड़े बड़े फॉर्मूलाज पढ़ते हैं. ठीक है ना. आ रही है बात समझ आप लोगों को. तो अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन ऑप्शन ए सिंगुलर सेंस, ऑप्शन बी प्लूरल सेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो किसको टिक करके आओगे, ऑप्शन सी को टिक करके आओगे, क्योंकि इट इज डिफाइंड इन बोथ. बट कई बार क्वेश्चन आपको लगेगा कि बोथ होना चाहिए बट बोथ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत गलतियां करते हैं आप लोग एग्जाम के अंदर. देखो जी, 5th क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन. बताओ जी इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा प्लूरल सेंस,
क्योंकि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ है, यानी जब हम डेटा से डील कर रहे हैं, तो हम स्टैटिस्टिक्स को किस में डिफाइन कर रहे हैं, प्लूरल सेंस में। बट यहाँ पे लिखा होता है स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन, तो फिर क्या लिख के आते, तो सिंगुलर सेंस लिख के आते। अगर लिखा होता स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन, तो क्या करके आते, बोथ ए एंड बी। आ रही बात समझ आप लोगों को? तो क्वेश्चन में कई बार लगता है कि बोथ आंसर होगा, क्योंकि बोथ होता है, हमेशा सिंगुलर प्लूरल सेंस में डिफाइंड होता है, बट क्वेश्चन में आगे कुछ कुछ लिख देते हैं, जैसे इसमें लिखते हैं न्यूमेरिकल डेटा, तो आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि अगर डेटा की बात कर रहे हैं तो प्लूरल सेंस, साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सेंस, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों पर एग्जाम में आपको घुमाया जाता है, आप लोग गलती कराते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब भी क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, तो इसका कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपको, हमेशा आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है मेरी बुक में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी बिजनेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या ऑप्शन सी हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ऑप्शन डी होता है ऑल ऑफ दीज। तो आप हमेशा किस पे टिक करके आओगे, ऑल ऑफ दीज। स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकली भी यूज़ हर जगह होता है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हो। अगर आपको अपने घर से कोचिंग सेंटर आना है, अगर उस दिन बारिश का दिन है, तो आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो कि भाई बारिश वाले दिन ट्रैफिक ज़्यादा होता है नॉर्मली। पास्ट डेटा एनालाइज किया कि पहले भी जब बारिश होती थी तो मैं लेट कोचिंग पहुंचता था ट्रैफिक की वजह से, पास्ट डेटा को एनालाइज किया, आज मुझे अपने घर से 15 मिनट पहले निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप डेली लाइफ में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करो। जब आप पास्ट डेटा को एनालाइज करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, यू आर डीलिंग विद स्टैटिस्टिक्स। अरे बात, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर जगह होता है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी फील्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करो, ये लोग भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है आशीर्वाद आटा बनाती है, यानी एक इंडस्ट्री है जो आशीर्वाद आटा, एक फैक्ट्री जो आशीर्वाद आटा बनाती है, इंडस्ट्री का एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब उसको पता है कि भाई मेरा हर साल सेल्स बढ़ रही है 15% से, तो मैं जो फार्मर से वीट खरीदता हूँ उसको आटा में कन्वर्ट करने के लिए, वीट खरीदते हैं आटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो भाई मैं पिछले साल जितना वीट नहीं खरीदूंगा इस साल, पिछले साल से 10 या 15% एक्स्ट्रा वीट खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ रही है। तो हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स को हर जगह यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई स्टार्टअप खोलना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई फास्ट फूड चेन खोलनी है, तो मैं फास्ट फूड चेन खोलने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करूँगा कि भाई मैं किस एरिया में अपनी शॉप खोलूँ, पहला आउटलेट खोलूँ। क्या मैं ऐसे एरिया को प्रेफर करूँगा जहाँ जिस एरिया में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रहते हों, सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहते हों। नोएडा में है ऐसा एरिया, जैसे कि सेक्टर 21-25 नोएडा का, वहाँ पे सारे यही लोग रहते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी वाले। अब मुझे पता है ये लोग तो भाई हेल्दी खाना खाते हैं, तो फास्ट फूड खाएंगे नहीं, तो मैं जब भी कोई आउटलेट खोलूंगा तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स लगाऊंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा मार्केट से कि ऐसा नोएडा का कौन सा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं और वहाँ पे यंग लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ अब वो आशीर्वाद आटा वाली इंडस्ट्री भी कर रही है, ठीक है। उसने देखा पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक की वजह से मेरी सेल्स थोड़ी कम हो गई हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली प्रोक्योर करूँगा वीट कम क्वांटिटी में फार्मर से, ठीक है। इसमें और देखिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इकोनॉमिक्स में तो होता ही है। जीडीपी इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है ना, है कि नहीं। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का टर्म है। कैसे कंप्यूट करते हैं? डेटा के बेसिस पर हम मार्केट से डेटा उठाते हैं। इन्फ्लेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई पिछले साल इन गिने चुने के प्रोडक्ट का क्या रेट था और इस साल कितना है, अगर ये बढ़ गया तो इन्फ्लेशन है, अकॉर्डिंगली परसेंटेज में आंसर निकाल लो। तो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में तो यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स का, और इसलिए आप लोगों ने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था। अरे बात समझ, बिजनेस मैनेजमेंट में होता है, बताओ कैसे। आज की डेट में आपको पता होगा कि आईटी फर्म्स हायर नहीं कर रही लोगों को ज़्यादा, सिर्फ एक विप्रो है जिसने हायर करा है। विप्रो पता है ना आप लोगों की कंपनी है, बट बाकी आईटी फर्म्स नहीं कर रही। क्यों? उन्हें एनालिसिस कर लिया है फ्यूचर का कि भाई यूएस में आ रहा है रिसेशन, और सारी आईटी कंपनीज इंडिया की यूएस के भरोसे चल रही हैं, पता है आपको बात, ठीक है ना। जितनी भी आईटी फर्म्स हैं इंडिया की, उनके ज़्यादातर क्लाइंट यूएस बेस्ड हैं। टीसीएस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब कंपनी के कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का रेट कितना है,
नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर, ये होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन में? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, जिसकी 15-16 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी आज की डेट में अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है तो आपके पास 16 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आती है TCS, 10 लाख करोड़। क्लियर हो गई आपको बात? अब TCS जैसी कंपनी भी हायर नहीं करनी लोग, क्यों? उन लोगों ने आइडिया ले लिया कि भाई 2008 में रिसेशन आया था, US इकोनॉमी की वजह से आया था। US इकोनॉमी की वजह से जब रिसेशन आया था तो US वाले क्लाइंट स्पेंडिंग, रिसेशन होता क्या है? जब आप लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाए, आप खर्च ना करना चाहो, तो उसको कहते हैं रिसेशन, जो कि अभी US UK में चल रहा है। और अभी बहुत लाइटर वर्जन चल रहा है, वो 2024 तक वो अपना फुल फ्लेजेड रूप ले लेगा। अभी तो समझ लो एक बेबी है, रिसेशन का बेबी अभी पैदा ही हुआ है, ठीक है ना। एक बीज बो दिया गया है रिसेशन का, वो धीमे धीमे पेड़ बन जाएगा, तो अगले साल बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, ठीक है ना। अब IT कंपनीज को पता चल चुका है कि रिसेशन आने के चांसेस बहुत हैं। अगर मैंने एम्प्लॉइज़ हायर करे तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी इनको सैलरीज देने की, तो मत करो भाई। अभी फ्यूचर जो है वो थोड़ा अनसर्टेन है, तो क्या कर रहे हैं हम? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, हम डेटा, पास्ट डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर जो लिखा गया है ये पढ़ने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। रीज़न, आप लोगों को कभी भी CA फाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं आता कि आप लिख करके उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ लिखो, सब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ लिखो। आपको हमेशा एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। MCQ बेस्ड पेपर आता है आपका ये सब्जेक्ट का, तो आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी समझा दिया है कि क्या चीज़ें होती हैं यहाँ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो आपको बेसिकली मैंने क्या बोल दिया मोटी मोटी बात, कि जब भी क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, तो आप हमेशा D ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ दिस, उस पर ही टिक करके आना है। आइए जी, अगला आता है आपका कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो देखो ये जो टॉपिक है ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था, बट अब काफ़ी टाइम से एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। और इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लैटिन में स्टेटस बोलते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस वाला स्टेटस हो गया ये, STATUS। इटालियन लैंग्वेज में स्टैटिस्टा बोलते हैं, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक एंड जर्मन में स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। और इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स, जो हम बोल ही रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटस इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। बट अलग अलग कंट्रीज़ में इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। वैसे तो हमारी किसी काम की चीज़ है नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं डाल रही है बात कि भाई किस लैंग्वेज में किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो गुड मॉर्निंग को भाई इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट फ्रेंच में बॉनजोर बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं, हमारे क्या मतलब की बात है भाई। और ये बात समझ, हमें अपनी लैंग्वेज पता होनी चाहिए भाई। तो ऐसे हमें किस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं होना चाहिए। बट पहले कभी कभी इंस्टीट्यूट इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता था, और वो क्वेश्चन इतना मुश्किल होता था कि भाई बच्चा आंसर नहीं कर पाते थे। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, ये तो सही लग रहा है भाई। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, ये भी सही लग रहा है भाई। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, ये तो जर्मन वर्ड है, फ्रेंच नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया और हमें फॉल्स बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुश्किल है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करता है, हमें याद नहीं रहता कि उस लैंग्वेज में क्या बोलते थे। या तो याद कर लो अच्छे से तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बट हम लोग याद नहीं करते तो क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल आता है कि यार किस में क्या कहते थे पता नहीं चल रहा। बस ये बताया कि 4 अलग अलग लैंग्वेजेस गिवन थी। बट हाँ, अभी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रेयर हैं, पहले आता था अब नहीं आता। अगला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ शुभांगी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर शुभांगी की थोड़े बाल कर्ली हैं, शुभांगी जो स्पेक्स पहनती है, शुभांगी जो है गोरी है, हाइट अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, बट आपके मार्क्स बहुत बेकार हैं भाई, ठीक है ना। चलो सुनो, तो ये क्या है शुभांगी की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे अगर मैं बात करूं कि भाई बताओ रिद्धिमा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रिद्धिमा थोड़ी स्टूडियस लगती है, ठीक है ना, क्लास में आती है, आगे बैठती है, ठीक है ना, चश्मा पहनती है। तो कुछ कुछ हर इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेरे भी हैं। मेरे बोलोगे तो सर मोटे हैं, ठीक है, चश्मा लगाते हैं, फ्रेंच कट रखते हैं, दीज आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या है? पहला, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। अगर मुझे पता लगाना है कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो मेरे सब्जेक्ट में, तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँ, उसके मार्क्स के बेसिस पे जज करूँ। मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए, और वो एवरेज ने मुझे बता दिया आप लोग कहाँ हो। जैसे अभी मैंने टेस्ट लिया
ठीक है ना, उसका एवरेज स्कोर मेरे ख्याल से निकल करके आएगा 10-11 आउट ऑफ 25। तो 10-11 अगर एवरेज निकल कर आया आउट ऑफ 25 तो मैं क्या बोलूँगा, सारे नालायक हैं। जबकि उसमें कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए, जैसे अनन्या के 17 आए थे हाईएस्ट, ठीक है ना, बट फिर भी बाकी बच्चे हैं ऐसे भी हैं जिनके 3-4-5 नंबर भी आए हैं। तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया कि भाई क्लास में बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, क्या नंबर निकल कर आए हैं, एवरेज मार्क्स 11 निकल करके आ रहे हैं। बट अगर मान के चलो उस दिन सिर्फ एक बच्चा आता है, लेट्स से जिस दिन मैंने टेस्ट किया तो उस दिन बारिश हो रही थी, सिर्फ एक बच्चा आया टेस्ट देना है, और उस बच्चे का मैंने टेस्ट चेक किया और उसके नंबर आए 15। अब ये बोलना कि मेरी क्लास में बच्चे ठीक ठीक परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एवरेज 15 आया है, सही है या गलत? गलत, क्योंकि एक ही बच्चा टेस्ट देने आया और उसके बेसिस पर मैं आप सबको जज नहीं कर सकता। हो सकता है कि उस दिन अनन्या आ गई होती सिर्फ टेस्ट देने, उसके 20 आ जाते, तो ये बोलना कि भाई क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस 20 है, क्या सही बात है? नहीं। तो इट इज़ ऑलवेज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स एक सिंगल डेटा से कभी डील नहीं करता, वो बहुत सारे डेटा का एक फैक्ट, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके एक उसमें से कंक्लूजन निकालता है। तो इट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा क्या है, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज। हो सकता है कि जिस दिन टेस्ट था उस दिन थोड़ी बारिश हो रही थी, तो आप लोग थोड़े गीले वीले हो गए, थोड़े परेशान से हो गए कि यार कैसे गीले गीले दे करके टेस्ट देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी गिर जाए उस दिन। जहाँ जिस बच्चे के 20 नंबर आ सकते थे, हो सकता है उसके 17-18 ही आए, ठीक है ना, हो सकता है ना। तो हो सकता है कि जो एवरेज 12 आना चाहिए था वो 10 आ जाए। उस दिन का जो परफॉर्मेंस थी आप लोगों की, अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हो सकता है कि आप लोगों का एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज स्कोर 12 रहता, सारे बच्चों का ऐड किया अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट किया, 12 आ गया। बट बारिश की वजह से हो सकता है कि वो 11 हो जाए, हो सकता है वो 10 हो जाए, हो सकता है। यानी एक कॉज था क्या, बारिश, उसकी वजह से मेरा जो डेटा है, जो मेरा रिजल्ट है वो चेंज हो गया। ये होता है स्टैटिस्टिक्स में, ऐसा होता है। कॉजेज, अलग अलग कॉजेज की वजह से जो मेरा डेटा है, ठीक है ना, वो चेंज हो जाता है। तो अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज, बट उसका जो अफेक्ट होने का दायरा है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर एवरेज स्कोर 12 निकल के आता, अगर बारिश नहीं होती उस दिन, बारिश हो रही थी तो 2 ही रह जाए। आ रही बात समझ? तो इफेक्ट होता है डेटा, बट टू अ मार्क्ड एक्सटेंट। मार्क्ड एक्सटेंट समझ आता है? मार्क्ड एक्सटेंट समझ आता है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्ड एक्सटेंट? एक होता है अनलिमिटेड एक्सटेंट कि भाई कितना भी वेरी कर सकता है, एक होता है मार्क्ड एक्सटेंट कि भाई इतना ही एरिया है जिसमें फ्लक्चुएट होगा, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। अब जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो कई बार क्या करता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही 20 ओवर का मैच है, 10 ओवर हो गए हैं, तो नीचे प्रोजेक्टेड स्कोर लिखाने लगता है कि भाई आज लगता है इंडिया इस हिसाब से खेली तो 200 रन बना देगी। बट क्या हमेशा वो प्रोजेक्टेड स्कोर बनता है? नहीं। बीच में बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से वो प्रोजेक्टेड स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है, एक्चुअल स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगर प्रोजेक्टेड स्कोर 200 आ रहा था तो ऐसा भी नहीं होता कि वो स्कोर 120 ही रह जाए। कॉजेज़ होते हैं कि भाई बॉलर्स अच्छे आ गए, बीच में 1-2 विकेट गिर गए, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रोजेक्टेड स्कोर 200 का एक्चुअल स्कोर 220 हो जाए, हो सकता है वो 180 भी हो जाए। अरे बात समझ? तो बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से हमारा डेटा चेंज होता है, बट टू अ मार्क्ड एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अगला, हमेशा स्टैटिस्टिक्स को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? नंबर्स में। अगर मेल फीमेल होना एक क्वालिटेटिव डेटा है, मैं अगर पूछो किसका क्या जेंडर है, आप मुझे आंसर दोगे मेल फीमेल, गर्ल बॉय, तो मेरे पास जो डेटा है वो क्या है? क्वालिटेटिव। बट उससे मैं क्या करूँगा? मेल फीमेल रेशियो निकालूंगा, बट वो रेशियो किस में होगा? नंबर्स में होगा। अरे समझ? तो डेटा कैसा भी हो स्टैटिस्टिक्स का, उसको एक्सप्रेस हमेशा नंबर्स में किया जाता है। डेटा कैसा भी हो, एक्सप्रेस हमेशा नंबर्स में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री नॉर्वे है। अब हैप्पीनेस जो है दैट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव डेटा, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। आपसे पूछा जाएगा आप कितने हैप्पी हो, हाँ जी हम तो बहुत हैप्पी हैं। तो हम क्या देखेंगे, भाई नॉर्वे में सबसे ज़्यादा लोग हैप्पी थे, इंडिया में बहुत ही कम लोग हैप्पी थे, ज़्यादा लोग बोल रहे थे वी आर नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन। अब हम जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे कि नॉर्वे में 90% लोग हैप्पी हैं, हाँ या ना? तो जो डेटा था वो क्वालिटेटिव था, बट उसका आंसर जो एक्सप्रेस किया गया वो किसमें किया गया? नंबर्स में किया गया। तो ऑलवेज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। अगला, रीजनेबल परसेंटेज ऑफ एश्योरेंस। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। फर्क समझ आता है? एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ भगवान दे सकते हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस पता है क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, जो मैं बोलने वाला हूँ फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सही है। क्या आज तक ऐसा कोई पैदा हुआ है तो फ्यूचर A to Z वर्ड टू वर्ड एकदम सही बता दे? नहीं।
तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। अब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके ये नहीं बोल सकते कि यही होगा भाई, इंडिया की जो जीडीपी है वो इस साल इतनी होगी पास्ट डेटा के बेसिस पर, कभी नहीं बोला जा सकता। स्टैटिस्टिक्स आपको देता है रीजनेबल एश्योरेंस, हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, बट ऐसा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक रीजनेबल परसेंटेज ऑफ एश्योरेंस देता है, एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। अगला क्या है, सिस्टमैटिक मैनर एंड प्री डिफाइंड पर्पस। ठीक है ना, सिस्टमैटिक मैनर मतलब कि समझ लो कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना है तो उसको थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से करो। फॉर एग्जांपल आपके पास वेट लिखा हुआ है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, उसमें पेड़ पौधों का भी वेट है, जानवरों का भी वेट है, इंसानों का भी वेट है, जो मेरीन एनिमल्स होते हैं वेल्स, ब्लू वेल्स, शार्क्स, इन सब का भी वेट है, और हमें निकालना है एवरेज वेट। अब मैंने कहा कि सारे वेट को ऐड कर दिया, पेड़ पौधे पहाड़ों के वेट को, और उसको डिवाइड कर दिया भाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरा एवरेज वेट आ गया। ये डेटा किस काम का है मेरे, कोई नहीं। तो भाई अगर आपको वेट निकालना है, ह्यूमंस का एवरेज वेट निकालना है, तो सारी ह्यूमंस का वेट ऐड करो ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलो। सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही? यार मेरी आवाज़ साफ आनी चाहिए, रुको मैं देखता हूँ। अब ठीक आ रही है? हाँ भाई अब ठीक आ रही है, बोलो बोलो। यस सर आ रही है। ओके, देखिए भाई, और प्री डिफाइंड पर्पस के अगेन मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक सर्वे फॉर्म दिया कि भाई भरो, उसके अंदर आपको नेम लिखना था, ईमेल एड्रेस लिखना था, फ़ोन नंबर लिखना था, आपका वेट लिखना था, आपके 12th के मार्क्स लिखने थे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी। एक फॉर्म मेरे पास आ गया। अब मैंने बाद में सोचा कि भाई इस डेटा का करो क्या, चलो जी एवरेज हाइट पता करते हैं बच्चों की क्या है। और मैंने बाद में देखा रही उसमें तो एवरेज हाइट ही नहीं है भाई, पूछा ही नहीं मैंने, ठीक है ना, तो क्या हो गया, मेरा पोपट हो गया। तो अगर आपको कोई भी डेटा कलेक्ट करना है तो उसको एक प्री डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। पहले एक पर्पस बनाओ कि मुझे ये पर्पस है तो इसको अचीव करना है, तो अब उसी हिसाब से उस फॉर्म को फिल करो। उसके अंदर आपको अगर पता है कि एवरेज वेट जानना है तो वेट का होना चाहिए उसके अंदर एक कॉलम। अगर आपको एवरेज हाइट जाननी है तो आपको हाइट का कॉलम देना पड़ेगा, नाम दो, एड्रेस दो, एज दो, सब दो, बट हाइट का भी दो, ठीक है ना। तो एक प्री डिफाइंड पर्पस होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर प्री डिफाइंड पर्पस नहीं है तो कोई यूज ही नहीं है। आइए, लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, इट इग्नोर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में गए, सुनो भाई, कंपनी में गए इंटरव्यू देने, आप थे और एक और बंदा आपके साथ आया था इंटरव्यू देने, ठीक है ना। अब आपका स्कोर, फॉर एग्जांपल आप सब लोगों का सीए हो चुका है, आपका सीए का जो स्कोर था, फाइनल का जो परसेंटेज था वो कम था, और आपके साथ जो एक और बंदा आया था उसका ज़्यादा था। तो जो कंपनी इंटरव्यू ले रही है, जो एचआर कंप्यूटर ले रही है या ले रहा है, अगर वो सिर्फ क्वांटिटी एस्पेक्ट देखे तो किसको हायर करेगा, आपके बाजू वाले को, कि भाई इसके नंबर ज़्यादा हैं, नंबर्स क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा, इसको हायर कर लो, ठीक है ना। अगर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करें तो स्टैटिस्टिक्स तो ये बोलेगी क्योंकि इसके हर फिगर्स अच्छे हैं, इसको हायर करो। क्या वो क्वालिटी एस्पेक्ट देखेगी? नहीं। क्वालिटी एस्पेक्ट हम देख सकते हैं कि भाई देखो ये जो बच्चा है, हालांकि इसके सीए में कम परसेंटेज आए हैं, बट इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं, ये कॉन्फिडेंट है, वो बंदा कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं क्वालिटी एस्पेक्ट्स भी देखूं तो मैं किसको हायर करूंगा, आपको, ना कि आपके कॉम्पिटिटर को जो आपके साथ आया था, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स को काम दे दिया जाता कि स्टैटिस्टिक्स तुम चूज करो किसको करोगे, तो स्टैटिस्टिक्स को नहीं पता भाई कि इसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्योंकि वो क्वालिटी है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है क्योंकि क्वालिटी है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है क्योंकि वो क्वालिटी है, वो तो सिर्फ नंबर से डील करता है। तो बोलेगा भाई बजो वाले बंदे को हायर कर लो, बढ़िया है, तो उसके फिगर्स अच्छे हैं। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट, क्वालिटी को कंसिडर नहीं करता है, नंबर्स को कंसिडर करता है सिर्फ, ठीक है ना। नो इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल डेटा, वही अगर एक बच्चा आया, वो उसने टेस्ट दिया, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्टैटिस्टिक्स को, बोलेगा इसका क्या करूँ मैं, एक ही बच्चे का है, इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकता भाई कि क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस कैसी, नहीं बता सकते एक बच्चे के नंबर से। डज नॉट रिवील द रियल स्टोरी, एक तरीके से वही आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है, आपको हमेशा 100% एश्योरेंस नहीं देता, रियल स्टोरी नहीं बताएगा क्या है।
आपको बस एक प्रोजेक्टेड स्कोर बता सकते हैं बट एक्चुअल स्कोर नहीं बता सकते कभी भी। 10 ओवर हो गए, 20 ओवर का मैच है, आपको एक प्रोजेक्टेड स्कोर बता सकते हैं बट एक्चुअल स्कोर कभी नहीं बता सकते। ये है एक लिमिटेशन और यही है उसके कैरेक्टरिस्टिक भी। कैरेक्टरिस्टिक भी ये है कि इट गिव्स रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और यही उसका एक लिमिटेशन भी बन गया कि भाई हम कभी भी रियल स्टोरी को रिवील नहीं कर सकते, बस एक प्रोजेक्शंस दे सकते हैं। डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस दैट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि डेटा यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कोई बताना चाहेगा? तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मेरे पास आप लोगों की हाइट अवेलेबल है तो सभी की इंचेस में हो या तो मैं एवरेज बता दूंगा, या सभी की सेंटीमीटर में हो तो एवरेज बता दूंगा। बट अगर किसी के सेंटीमीटर में, किसी की फीट्स में, किसी की इंचेस में, तो भाई मैं उस डेटा को पहले ठीक करो, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करो, फिर जाकर के उससे कोई कंक्लूजन निकालो। क्योंकि अगर आपने इंचेस, फीट्स एंड सेंटीमीटर सबको ऐसे ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पीपल, तो जो आंसर आएगा वो कोई ढंग का आंसर होगा क्या? नहीं। उस आंसर को बोलोगे क्या? ये एवरेज हाइट किस में आई है, इंचेस में आई है, फीट्स में आई है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है ना। तो इसलिए यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड होमोजीनियस होना चाहिए। चलिए जी, होमोजीनियस को ऐसे समझ लो कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल था वो हर कंट्री के लोगों का हाइट का डेटा अवेलेबल था। ठीक है ना। अब आपको अगर इंडियन लोगों की एवरेज हाइट कितनी होती है पता लगाना है, तो आपको इंडिया का डेटा ही सेलेक्ट करना है फॉर दैट पर्पस। अब पूरी दुनिया का डेटा सेलेक्ट करके एवरेज हाइट निकालोगे इंडिया की तो आंसर गलत आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया होमोजीनियस का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा देखो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। हमने बेसिक्स पढ़ लिया, हमने मीनिंग पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स का, एप्लीकेशन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया और लिमिटेशन पढ़ लिया। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो मैंने लिखवाई नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर। क्या है ये? डेटा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। अच्छा, पहले जो हमने पहला पार्ट किया इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ट्राई करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन हैं, ट्राई करते हैं। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा डी ऑप्शन टिक करना है, ऑल ऑफ दीज। अगले का बताइए। वो अगेन ऑल ऑफ दीज एंड अदर सब्जेक्ट। आपको देखना ही नहीं है भाई क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज ढूंढना है इस टाइप के क्वेश्चन में। स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई हर जगह होता है भाई। ठीक है ना। इसका बताइए। ठीक है ना, ए एंड बी। ठीक है ना। सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, बोथ टाइप के डेटा से डील करता है, दो बोथ टाइप के डेटा से कंसर्न है। ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। ये आप अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये अभी हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डेटा। आइए जी। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ रिवाइज कराऊंगा बट पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एमसीटी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर की पहली क्लास में बता दी थी। याद करो, डिस्क्रीट वेरिएट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएट। याद आ रहा है? पक्की बात? गोपाल खड़े हो जाओ। हो जाओ ना। बताओ डिस्क्रीट वेरिएट और कॉन्टिन्यूस वेरिएट में क्या फ़र्क होता है? देखो उनकी पहली क्लास में उनको समझाना है आपको। वाह, गौतम एक्सप्लेन करो। रोशल आप एक्सप्लेन कर दो, आप पीछे बैठे हो। ऐसे नहीं लायक बच्चे मेरे, बड़ा बताओ। थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो भाई, पढ़ाई की तरफ फेल हो जाओगे वरना सब। दोबारा बता दूंगा। तो डेटा पहला है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। पहले तो डेटा क्या होता है। तो डेटा हमें पता है क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। अगर हम किसी भी टाइप के डेटा को नंबर्स में लिखते हैं, हाइट, वेट, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। बट अगर उसको हम नंबर्स में लिख के वर्ड्स में एक्सप्रेस करते तो क्या हो गया? क्वालिटेटिव। ठीक है ना। तो डेटा रेफर्स टू quantitative information about some particular characteristics under consideration. Statistics deals with qualitative information like age, gender, etc. only to the extent it can be quantified. ठीक है ना। एज नहीं आना चाहिए, एज नंबर होता है, बट जेंडर, नेशनैलिटी ये सब आ सकते हैं। ठीक है ना। नेशनैलिटी कर लो एज की जगह। ठीक है ना। नेशनैलिटी, जेंडर, रिलीजन ये सब लिख सकते हो आप लोग। तो स्टैटिस्टिक्स डील करता है क्वांटिटेटिव डेटा से, बट क्वालिटेटिव डेटा से भी डील कर सकता है। बट कब?
अगर उसको हम क्वांटिफाई कर सकें। अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो आप स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा में यूज़ भी नहीं कर पाओगे। समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं दे पाया आज तक, और वो क्वेश्चन है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ठीक है ना, इसका कोई आंसर दे पाया क्या? ये है ना पॉलिटिकल नारा नहीं लग रहा है यहाँ पे, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ जी, कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकता। आप लोग कैसे क्वांटिफाई करोगे? हम यही बोलते थे भाई इतना करते हैं, इतना करते हैं, बट आप नहीं बता सकते कितना करते हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल जनरली आएगा आगे चल के, जब बनेंगे आप लोगों के तो आएगा कि भाई तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं बताओ ज़रा। तो आप बोल देना कि सर ने बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, सिर्फ फील करो। अब सुनिए, बट अगर मैं उस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई कर पाऊँ तो स्टैटिस्टिक्स उससे डील कर लेगा। स्टैटिस्टिक्स उससे डील कर लेगा। कैसे करें क्वांटिफाई? जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ कि आपका जेंडर पूछूँ कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो मेरे पास मेल फीमेल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई। बट इसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ कैसे? इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ सेक्स रेशियो निकालने के लिए। ठीक है ना, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी क्लास का सेक्स रेशियो निकालने के लिए, इंडिया का सेक्स रेशियो निकालने के लिए। तो इट कैन बी क्वांटिफाइड। फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर, कितने बॉयज़ नंबर में आ गए, कितनी गर्ल्स नंबर में आ गए, इट कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है ना, बात समझ आ गई? और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, नहीं लिया था तो सुन लो, तो आपने लेक्चर देखा नहीं है क्योंकि बैकअप वाला, कि हमारे जो पैर का साइज़ है वो हमारी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है ना, अगर किसी का पैर बड़ा है तो उसकी क्वालिटी है, छोटा है तो वो भी उसकी क्वालिटी है। ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है ना, मेरी क्वालिटी है मैं चश्मा पहनता हूँ, ये नहीं पहनते इनकी क्वालिटी है। ठीक है ना, अब ये बुरी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, बट क्वालिटी है। अब पैर का साइज एक क्वालिटी होती है, बट इट कैन बी क्वांटिफाइड। जैसे आप जूता लेने जाते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप क्या करते हो? 8 नंबर का जूता आता है मेरे, इट कैन बी क्वांटिफाइड। तो अगर आप क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को क्वांटिफाई कर पाओ तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स से डील कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स उस डेटा से डील कर सकता है। बट अगर कोई चीज़ क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे आप लोग तो स्टैटिस्टिक्स भी हाथ जोड़ लेगा कि भाई हमारे बस की नहीं है, तुम देखो तुम्हारा काम जाना है। ठीक है जी। अगला है वेरिएबल। वेरिएबल रेफर्स टू अ क्वांटिटी which can vary among observations. Variable क्या है? Variable refers to a quantity which can vary among observation. It is known as a variate in statistics. A variate can be discrete variate or a continuous variate. Variable क्या है? Variable data है। यानी जैसे कि अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया तो आप लोगों के जो मार्क्स है वो क्या है? वेरिएबल है। अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो किसका निकालूंगा? उस वेरिएबल का निकालूंगा, उस मार्क्स का निकालूंगा। अगर आप लोगों की हाइट मेरे पास अवेलेबल है तो हाइट क्या है? वेरिएबल है। आप लोगों का वेट मेरे पास अवेलेबल है तो वेट क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है? जिस डेटा के ऊपर आप अपने साइंटिफिक मेथड्स लगाने वाले हो। साइंटिफिक मेथड जैसे कि अरिथमेटिक मीन निकालना है तो किस डेटा का निकालना है? दैट डेटा इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं सिर्फ, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। अब हम, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा, इसको ढंग से दोबारा समझ लो। ठीक है ना, अगली बार मत बोलना कि फिर नहीं याद आ रहा। अगर आपका डेटा या फिर आपका जो वेरिएबल है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन इंटीजर्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन इंटीजर्स, तो वो वेरिएबल होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे कि नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर। क्या नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर 2.5, 5.5, 10.5, 10.75 ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ रोड इन अ पर्टिकुलर डे, क्या नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में हो सकते हैं? नहीं। तो जो आंसर सिर्फ इंटीजर फॉर्म में आ सकता है उस वेरिएबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। बट जो वेरिएबल इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर दोनों फॉर्म ले सकता है, जैसे कि आपका वेट, क्या वेट 71, 72, 73 होता है? 72.5 भी तो हो सकता है, 72.25 भी तो हो सकता है, 28 भी तो हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो जो डेटा डेसिबल, नॉन डेसिबल, फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन, हर एक फॉर्म में आ सके, उस डेटा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएट। याद आ गया? अब समझ आ गई बात? ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, मैंने आपको कराई भी थे, दोबारा करा रहा हूँ। इसमें ना आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बट
11th क्वेश्चन, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, अगर आप किसी से भी किसी की एनुअल इनकम पूछो तो एनुअल इनकम का कभी भी जैसा आप पैकेज पूछते भाई कितना पैकेज है आपका, तो क्या कभी भी वो आंसर डेसिमल्स में देगा? नहीं, कि भाई मेरा 4,50,775 रुपये 28 पैसे का पैकेज है, नहीं। आ रही है बात समझ? तो एनुअल इनकम जो होती है वो किसी की भी डेसिमल्स में नहीं आती, वो हमेशा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू लेती है। तो क्या हो गया कि डिस्क्रीट वेरिएट, सी नहीं बी होगा। याद आ रहा है? ठीक है ना। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो इसका आंसर बहुत ज़्यादा क्या है, इसका आंसर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर, हमने स्कूल में पढ़ ली है, हमें पता है कि मार्क्स डेसिमल में भी आते हैं। हमारे यूटीज होते थे स्कूल में, 25 मार्क का यूटी होता था, कभी 20.5 आते थे, कभी 15.5 भी आते थे, यानी कि इट कैन टेक नॉन इंटीजर वैल्यू एज वेल। तो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए। आंसर इसका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, बट इसका आंसर भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? सीए फाउंडेशन में आ रहा है। अब सीए फाउंडेशन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको सीए इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है। अब सीए इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया गया है बेसिकली। अब सीए इंस्टीट्यूट कभी भी डेसिमल्स में मार्क्स नहीं देता, वो हमेशा राउंड ऑफ कर देता है मार्क्स को। जैसे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आप लोगों ने पता नहीं चेक किया कि नहीं किया, आप पास्ट ईयर्स के किसी भी बच्चे का सीए का रिजल्ट चेक करो, जबकि सीए के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है फाउंडेशन में। तो पेपर नंबर 3 और 4 है, मैथमेटिक्स और इको का पेपर है, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है 0.25 और ईच रॉन्ग आंसर, यानी कितने हाई चांस है कि बच्चे के डेसिमल मार्क्स आ सकते हैं। बट कभी नहीं देता इंस्टीट्यूट, वो हमेशा उसको राउंड ऑफ करके दे देता है। यानी सी इंस्टीट्यूट के लिए मार्क्स क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको डिस्क्रीट वेरिएबल टिक करेंगे। बट अगर एक क्वेश्चन आपका डीयू के एग्जाम में आ रहा होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ रहा होता, तो हम क्या करते? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अगर स्कूल के एग्जाम में आ रहा होता तो क्या करते? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वो इस तरीके से देखते नहीं हैं, वो क्या देखते हैं कि भाई ओवरऑल पूरा पेपर चेक किया, ठीक है ना, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करने के बाद आपके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस गलत थे, नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करने के बाद आपका स्कोर आ रहा है 51.75, तो उसको 52 कर देंगे। वो 51.5 आ रहा है 52 कर देंगे, बट 51.25 आ रहा है, 51.25 आ रहा है तो उसको 51 कर देंगे। नियरेस्ट जीरो की तरफ वो राउंड ऑफ कर, नियरेस्ट इंटीजर की तरफ वो राउंड ऑफ कर देते हैं। आ रही है बात समझ आपको? ठीक है ना। आइए जी, देखो अगर 0.5 से ऊपर है तो अगले इंटीजर पर राउंड ऑफ करेंगे, 0.5 से नीचे है तो लोअर वाले इंटीजर पर राउंड ऑफ करेंगे, और 0.5 है तो भी अपर वाले इंटीजर पर राउंड ऑफ कर देंगे। आइए जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू, सारे आंसर गलत दे रहे हो जबकि कर चुके हैं क्वेश्चन। जब मैंने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट तभी करा दिए थे क्वेश्चन। एक कंपनी अपने प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? बाय वे ऑफ डिविडेंड, सबको पता है। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, कैसे करेगी? बाय वे ऑफ डिविडेंड। हर शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी और जिसके बाद जितने शेयर उसको उतना डिविडेंड मिल जाएगा। अब जो डिविडेंड है कंपनी कैसे डिक्लेयर करती है कि भाई 15% डिविडेंड हम दे रहे हैं इस बार लोगों को। अब 15% डिविडेंड, अब डिविडेंड किस वैल्यू पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू जनरली कितनी होती है एक शेयर की? 10 रुपये। अगर 10 रुपये पर अगर 1.5 रुपये का डिविडेंड, 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो रुपीज़ में कितना हो गया? 1.5 पर शेयर। बताओ जी कौन सा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इंटीजर, नॉन इंटीजर फॉर्म है, नॉन इंटीजर, तो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए दुनियादारी की कि भाई अगर डिविडेंड डिक्लेयर की बात की जा रही है तो कैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट टिक करना होगा। आइए, अब कंपनी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो ये किसका एग्जांपल है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे बोनस शेयर दे रही है कंपनी, तो बोनस शेयर कभी भी ऐसा नहीं होता किसी को 1.5 शेयर दे दे, किसी को 2.5 शेयर दे दे, किसी को 50.75 शेयर दे दे। शेयर्स हमेशा इंटीजर वैल्यूज में दिए जाते हैं, कभी भी शेयर को तोड़ा नहीं जा सकता, शेयर एज अ होल पूरा ही दिया जाता है। ठीक है ना। आ रही है बात समझ आप लोगों को? चलिए वापस पीछे आते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है एट्रीब्यूट क्या होता है। अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एन एट्रीब्यूट। द जेंडर ऑफ अ बेबी, द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, द कलर ऑफ अ फ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं?
क्वालिटेटिव डेटा, बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगर कोई भी डेटा क्वालिटेटिव इन नेचर है तो एट्रीब्यूट है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है तो वेरिएबल है। तो एक तरीके से वेरिएबल और एट्रीब्यूट एक दूसरे के अपोजिट्स हो गए। वेरिएबल हमेशा किस में होगा? नंबर्स में होगा। एट्रीब्यूट हमेशा किस में होगा? नॉन नंबर्स, नंबर्स में नहीं होगा बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वालिटेटिव। तो अगर आपके पास जो डेटा है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है तो उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे, क्वांटिटेटिव इन नेचर है तो वेरिएबल बोलेंगे। तो डेटा के दो हिस्से हो गए भाई, डेटा का एक हिस्सा हो गया वेरिएबल और एक हिस्सा हो गया एट्रीब्यूट। वहाँ पे भी ये लिखा था कि डेटा रेफर्स टू क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एज वेल, बट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अगर वो क्वांटिफाई हो पाए तभी स्टैटिस्टिक्स उससे डील करेगा, बट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना लेना ऐसा। डेटा के दो पार्ट हैं, क्या है दो पार्ट? एक हो गया वेरिएबल और एक हो गया एट्रीब्यूट। वेरिएबल को लिख दो क्वांटिटेटिव और इसको लिख दो क्वालिटेटिव, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। अरे बातें क्यों कर रहे हो सोनू? अगर डाउट है तो मुझसे पूछो। टाइप्स ऑफ डेटा। अब डेटा दो टाइप का होता है भाई, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब बहुत ईजी है, अगर डेटा पहली बार यूज़ होने वाला है अपनी ज़िंदगी में, डेटा पहली बार यूज़ होने वाला है अपनी ज़िंदगी में, उसका पहला बार यूसेज का काम आ गया है, वक्त आ गया है, तो डेटा प्राइमरी डेटा है। बट अगर वो डेटा पहले कभी यूज़ हो चुका है, आप उसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 100th यूज़र हो, ठीक है ना, तो वो डेटा आपके लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा है। अगर इस क्लास में मैं आप बच्चों का हाइट का डेटा कलेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए वो डेटा क्या है? मैं उसके लिए पहली बार यूज़ करूँगा तो मेरे लिए प्राइमरी है। बट यही डेटा मुझसे नोएडा अथॉरिटी के कोई आए, वो बोलते हैं कि हम नोएडा में लोग की एवरेज हाइट कलेक्ट करना चाहते हैं, कि आपके पास डेटा है आपके बच्चों का, मतलब हाँ जी है, ले जाओ मुझसे ये डेटा। उनने वो डेटा कंसिडर किया नोएडा की एवरेज हाइट निकालने के लिए, तो उनके लिए वो डेटा क्या था? सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, वो डेटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका था। तो प्राइमरी क्या है? जो पहली बार यूज़ होने वाला है, और सेकेंडरी क्या है? जो पहले यूज़ हो चुका है, अब बंदा जो है उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूज़र है। तो डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी। अब देखो, अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी। इज नोन एज प्राइमरी डेटा, वेयर एज डेटा इज नोन एज सेकेंडरी डेटा इफ इट बीइंग ऑलरेडी कलेक्टेड आर यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन और एजेंसी। डेटा पहले कलेक्ट हो चुका था बट कोई और पर्सन उसको यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो बी पॉइंट में लिखा गया है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा का, इससे आप लोग कन्फ्यूज जाते हो कई बार। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि सर अगर डेटा मैंने ही कलेक्ट किया है तो ये प्राइमरी डेटा है, बट मैंने कलेक्ट करके किसी और को दे दिया तो सेकेंडरी डेटा है। ये आपके दिमाग में आ जाता है बी पॉइंट पढ़ करके, बट ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। इसको आप ऐसे देखो कि अगर डेटा पहली बार यूज़ हो रहा है तो प्राइमरी डेटा है, बट वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है ना। ये चीज़ कैसे क्लियर करूँगा मैं आपको अभी इसके अंदर, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। देखो, हो सकता है कि बिहार साइड कहीं किसी गाँव में रेल एक्सीडेंट हो गया और मैं हूँ जर्नलिस्ट, मुझे अपने न्यूज़ चैनल पे इन्फॉर्मेशन कवर करनी है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ही बनूँ जो अपने न्यूज़ चैनल पे इन्फॉर्मेशन दिखाए, बाकी न्यूज़ चैनल ना कर पाए इतनी जल्दी कवर। अब मैं वहाँ पे तो जा नहीं सकता खुद से, टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक कॉन्टैक्ट आया कि भाई ये वहीं पे रहता है आसपास, मेरा एक रिलेटिव है दूर का, इसको कॉल किया, भाई तुम्हारे घर के आसपास एक रेल एक्सीडेंट हुआ है, पता है ना? तो मैं वो हाँ भाई हुआ है, और कि जाकर देखो कि कितने लोग मर गए, कैसे कितने के डब्बे ट्रेन के जल गए, वल गए, कितने ट्रेन से पटरी से उतर गई ट्रेन, क्या हुआ है बेसिकली रेल एक्सीडेंट में, डिटेल्स मुझको दो। ये डिटेल्स मुझे अपने न्यूज़ चैनल में दिखानी है। अब उस डेटा को उस बंदे ने मेरे लिए कलेक्ट किया, तो क्या किया उसने? पहले कलेक्ट किया उस डेटा को, फिर मुझे पास ऑन कर दिया। अब बताओ ये डेटा मेरे लिए प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी है, क्योंकि इस केस में आपको क्या लगता है कि सर डेटा तो किसी और ने कलेक्ट किया और यूज़ कोई और कर रहा है, तो सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है ना। बट इसको हम प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि वो यूज़ पहली बार मैं कर रहा हूँ, यूज़ पहली बार मैं कर रहा हूँ, उसको उसने यूज़ नहीं किया, उसने कलेक्ट किया बट यूज़ नहीं किया, उसने मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया, मुझे दे दिया, अब मैं उसको यूज़ करूँगा डेटा को। कोई भी अपने न्यूज़ चैनल पे इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो इतने परसेंटेज लोग भाई घायल हैं, इतने लोग भाई उनकी डेथ हो गई, इतने लोग बच गए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें।
एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्च एजेंसी वाइड ऑन साइट सर्वे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी डेटा। एक रिसर्च एजेंसी ने एक वेबसाइट बनाई और वहाँ पर बहुत सारे सर्वे फॉर्म्स थे, लोगों को मेल किया कि भाई ये सारे सर्वे फॉर्म भरो, उनके पास खूब सारा डेटा आ गया। अब वो डेटा उसके लिए क्या है, एजेंसी के लिए प्राइमरी डेटा। अब वही डेटा अगर कोई कंपनी यूज़ करती है, यानी कि रिसर्च एजेंसी ने वही डेटा किसी कंपनी को दे दिया, बेच दिया कि ये लो डेटा बेच रही हूँ मैं तुमको, पैसा दे देना उसको। अब वो डेटा कंपनी के लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उसको पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि डेटा जो है वो किस किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो हम पहला तरीका देखेंगे कि भाई एक तरीका होता है पर्सनल, एक तरीका होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर 3 तरीके होते हैं, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। आ रही है बात समझ, क्लियर है। तो पहला क्या है, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या है, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू मेथड है इसको हम प्राइमरी डेटा सोर्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू मेथड में क्या है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आप लोगों का, आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है, प्राइमरी डेटा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2 चीज़ समझेंगे एक साथ कि भाई एक तो कितने तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, प्लस जो तरीका है डेटा कलेक्शन का वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है ना। देखो एक ये भी तरीका है, जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, 20-20 नंबर के अकाउंट्स के होते हैं। ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे। प्रोजेक्ट कैसे बनाए आप लोगों ने, ऑनलाइन गूगल पे डेटा सर्च कर करके इन्फॉर्मेशन सर्च करी ऑनलाइन और इन्फॉर्मेशन निकाली और उसको प्रोजेक्ट में यूज़ किया। अब वो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो ऑनलाइन साइट्स पर, एनसीईआरटी की साइट पर, डब्ल्यूएचओ की साइट की, किसी भी साइट पर जा करके, वो डेटा आपके लिए क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी है, क्योंकि उस डेटा को ऑलरेडी पता नहीं कितने लोग यूज़ कर चुके होंगे। आ रही बात समझ। तो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा। तो ये भी एक तरीका है डेटा कलेक्शन का, वेबसाइट्स। बट ये कौन सा तरीके में फॉल करेगा, सेकेंडरी डेटा में। प्राइमरी में क्या फॉल करेगा, जिसमें मैं एकदम फ्रेश नया नया डेटा आप लोगों से ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मेथड्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया 2 कैटेगरीज में कि कौन सी प्राइमरी कैटेगरीज है, कौन सी सेकेंडरी कैटेगरीज है। तो पहले मैं आपसे सिर्फ प्राइमरी कैटेगरीज डिस्कस कर रहा हूँ डेटा कलेक्शन की। तो उसमें पहला आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि मैं अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके सबको यहाँ पे बिठाया, हॉट सीट है, एक एक करके कि रिद्धिमा आओ, कृतिका आओ, भारती आओ, इस तरीके से एक एक करके सबको बिठा बुलाया और मैं आपसे डेटा ले रहा हूँ। ठीक है ना। आपसे डेटा मैं ले सकता हूँ आपके हाइट के बारे में, आपकी एज के बारे में, कोई भी डेटा ले सकता हूँ आप लोगों से मैं। अब मैं क्या करूँ, पर्सनली बुला कर आपसे डेटा ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है ना। इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि मैं मीट्स द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट यानी कि आप, क्योंकि आप रिस्पॉन्स दोगे मेरे क्वेश्चंस का, डायरेक्टली एंड कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली मिलता है और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देन एंड देयर फ्रॉम देम इन, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देन एंड देयर फ्रॉम देम। In case of natural calamity like super cyclone or an earthquake or an epidemic like plague, we may collect necessary data much more quickly and accurately by applying this method. अब लेट्स से नोएडा में अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, मान आए ना, बट एग्जाम्पल के लिए। अब मैं जो हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है अभी डेटा कलेक्ट करने का, कि मैं खुद जा करके अर्थक्वेक वाली साइट पर जाऊँ और लोगों से पूछूँ कि भाई आपका कितना नुकसान हो गया। वो पूछते हैं ना सड़े क्वेश्चंस, ठीक है ना, कितने लोग आपके फैमिली में घायल हो गए, कितने लोग की डेथ हो गई। तो मैं अलग अलग डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पर्सनली जा करके पूछ रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मैं जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वेट करने लगा कि भाई कोई डिटेल्स दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो मैं उस डेटा को अपनी न्यूज़ चैनल में देखा, तो हो सकता है कि वो चीज़ ना हो पाए उस वक्त। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है तो इंटरनेट शट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है। तो भाई मैं अगर वेट करता रहूँगा, हो सकता है 1-2 दिन बाद मुझे इन्फॉर्मेशन जा करके पता चल रही है टोटल। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है इस केस में, कि खुद जा करके फील्ड में लोगों से इंटरव्यू लो, पूछो, ठीक है ना। तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और जल्दी भी मिल जाएगी। आ रही बात समझ आप लोगों को। बट अगर ये हो जाए, इफ देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट्स डायरेक्टली, एज इन अ केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, जैसे रेल एक्सीडेंट हो गया किसी रिमोट लोकेशन में, तो वहाँ पर रेस्पोंडेंट के पास डायरेक्टली पहुँचना मेरे लिए मुश्किल है। रिमोट लोकेशन है, फ्लाइट जाती नहीं होगी, बस जाती नहीं होगी, वो एक जंगल से ट्रेन जा रही थी भाई, अब वहाँ तक जाने में हो सकता है 5-6 दिन लग जाए, ठीक है ना, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ डायरेक्टली पहुँचने में, तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मैं किसी को उस एरिया में आसपास, उस एरिया के आसपास
ढूंढूंगा, कोई बंदा मुझे मिल जाए, कोई मेरा रिलेटिव दोस्त का दोस्त मिल जाए, मैं बोलूँगा कॉल करके भाई वहाँ पे एक हुआ है, जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन दो, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड हो गया। मैं डायरेक्टली रेस्पोंडेंट के पास नहीं जा रहा, मैं किसी को भेज रहा हूँ उनके पास जाने के लिए, ठीक है ना। वेयर द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। तो मैं इंफॉर्मेशन लूंगा इनडायरेक्टली उन लोगों से जो उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम करेंगे थोड़ी देर में, आपको पता चलेगा। अगला आ गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। दिस इज अ क्विक एंड रैदर नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है जल्दी और सस्ते में, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू सही है। क्यों? अगर मुझे पर्सनल इंटरव्यू लेना है, छुट्टी का दिन है, मुझे अपनी क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है अबाउट हाइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके लोकेशन डालूंगा, गाड़ी चला करके सबके घर पहुंचूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, मुझे टाइम लग जाएगा, एक्सपेंसिव है मेरे लिए, डीजल खर्च होगा मेरा, टाइम वेस्ट होगा मेरा। अच्छा तरीका क्या है कि आप सब लोगों के फ़ोन नंबर मेरे पास हैं, फ़ोन घुमाए की जगह बैठे बैठे और डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है ये पर्सनल इंटरव्यू मेथड से ज़्यादा क्विक है, नॉन एक्सपेंसिव है। बट दिक्कत क्या है कि इसमें आप लोग मुझे गलत रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, गलत रिप्लाई भी कर सकते हो। यानी कि जैसे कि देखो होता है ना, अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ रिद्धिमा को कि बेटा आपका वेट क्या है, तो रिद्धिमा हो सकता है झूठ ना बोल पाए, हो सकता है बोलते बट हो सकता है ना बोल पाए। रिद्धिमा बोले मेरा वेट तो इतना कम है, सर को अपना वेट बताऊंगे तो सर हंसेंगे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल के देती हूँ। जैसे मानो रिद्धिमा का वेट 40 है, रिद्धिमा बोलते हैं 40 बताऊंगे तो सर हंसेंगे, 45 बता देती हूँ, सर को कौन सा बताएं, ठीक है ना, तो 45 बता दिया, लेकिन थोड़ा डर लगेगा। बट फ़ोन पर तो रिद्धिमा बिना डरे भी झूठ बोल सकती है, क्योंकि उनको पता है सर मुझे देख नहीं रहे, सर को पता नहीं चल रहा मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ उस क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि मुझे थोड़े बहुत गलत आंसर्स भी, यानी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप लोग मेरा फ़ोन उठा भी लोगे और आंसर दे भी दोगे। बट अगर एक इन्वेस्टिगेटर है और वो रिस्पोंडेंट्स को नहीं जानता, ठीक है ना, जैसे आपके पास रैंडमली किसी सर्वे वाले कोई सर्वे एजेंसी की तरफ से कॉल आ गया कि हम नोएडा में लोगों की हाइट का या वेट का डेटा कलेक्ट करें, क्या आप अपना वेट बताना चाहेंगे, तो हो सकता है आप इतनी बात सुनते ही कि हम यहाँ से बात करें, फ़ोन काट दो, अरे कौन बात करें इनसे, आ रही बात सुना आप लोगों को। तो नॉन रिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू की खासियत क्या है कि क्विक है और नॉन एक्सपेंसिव है। बट बुराइयाँ क्या हैं कि भाई यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है आपको नॉन रिस्पॉन्सिव मिल जाए, कोई आपका कॉल ही ना उठाए, ठीक है ना। कई बार आता है ना कि जैसे फ़ोन में जंक लिखा आ रहा होता है, ठीक है, हम फ़ोन ही नहीं उठाते, पता नहीं फालतू कॉल होगा, ठीक है। तो दिस इज क्विक एंड rather non expensive way to collect primary data where the relevant information can be gathered by the researcher himself by contacting the interview over the phone. The first two method although more accurate, पहले दो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट हैं, are inapplicable for covering a large area, बट वो लार्ज एरिया कवर करने के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। अगर मुझे पता करना है कि नोएडा में जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है, ठीक है ना, तो मैं फ़ोन पर जल्दी पता कर लूँगा, हो सकता है 10 दिन में काम मेरा हो जाए, 20 दिन में हो जाए। बट अगर मैं पर्सनली ज़्यादा के पूछने लगा तो हो सकता है 1 साल लग जाए, ठीक है ना। वेयर एज द टेलीफोन इंटरव्यू दो लेस कंसिस्टेंट हैज़ अ वाइड कवरेज। तो टेलीफोन इंटरव्यू लेस कंसिस्टेंट है बट वाइड कवरेज है। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम फॉर दिस थर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सेज भी सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आइए जी, तो हमारा एक पहला तरीका खत्म हो गया डेटा कलेक्शन का, वो था इंटरव्यू मेथड। दूसरा आ गया मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, फिर आएगा ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर आएगा क्वेश्चनेयर मेथड, और फिर हमारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज क्या देंगे। इन तीनों को ध्यान सुनना, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, अभी देखेंगे ना क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। अक्षत बातें कर रहे हो आज बहुत। मेल्ड क्वेश्चनेयर, अब देखो क्या होता है, अभी आज के ज़माने में तो मेल्ड क्वेश्चनेयर क्या होगा कि भाई मैंने एक बहुत बढ़िया सा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए, बढ़िया बढ़िया, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप सारे लिख दिए, और ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को मेल कर दिए और बोल दिया कि भाई मैंने एक मेल पे भेजा है क्वेश्चनर, उसको रिप्लाई कर देना, ठीक है ना। या फिर मैंने नोएडा में सभी लोगों को भेज दिया, सबके ईमेल आईडी का डेटा मेरे पास आ गया था, मैंने सबको मेल कर दिया कि भाई मुझे नोएडा में लोगों की ये सारी डिटेल्स चाहिए, मैंने सबको मेल कर दिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, एक ही क्लिक पर मैं हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को मेल डाल सकता हूँ, ठीक है ना, यानी कि सबसे वास्ट एरिया से कवर किया जा सकता है। आ रही बात समझ। बट दिक्कत क्या है, नॉन रिस्पॉन्सेस। आपके पास कितनी मेल्स आई होंगी आज की डेट में जो आपने इस टाइप की पढ़ी भी ना हो, ऐसे डिलीट मार दियो। आज तक भी 10-10 साल पुरानी मेल अनरेड पढ़ी हो, 5-5 साल पुरानी मेल अनरेड पढ़ी हो, आप रिप्लाई आप उनको पढ़ते ही नहीं, आप खोलते तक नहीं हो, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इस मेथड की खासियत यह है कि सबसे ज़्यादा वाइड एरियाज में कवर किया जा सकता है, एक ही क्लिक में आप मेल भेज सकते हो हज़ारों लाखों लोगों को,
बट दिक्कत क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है हो सकता है गलत हो सकता है कि कोई रिप्लाई ना करे, इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत दूर की बात है। तो हर मेथड की अपनी खासियत है। अच्छा, पहले क्या होता होगा? पहले तो इंटरनेट नहीं था। आज से 30 साल पहले तो इंटरनेट नहीं था। आज से 25 साल पहले तो इंटरनेट नहीं था। जैसे मैं बॉर्न हुआ था 1991 में, तब तो इंटरनेट नहीं था इंडिया में, तो किसी ने सुना भी नहीं था इंटरनेट होता है। लेकिन इंटरनेट 2000 के बाद, इंटरनेट तब आ तो गया था, बट इंडिया में ऐसा सच उसका कोई वो था नहीं, लोगों को नहीं पता होता इंटरनेट क्या होता है। इंडिया के बाहर काफ़ी था, यूएस में IBM वगैरह कंप्यूटर्स भी बना देते इंटरनेट पर, बट इंडिया के अंदर आते आते उसे 2000s के बाद ही वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ है। अब उस ज़माने में लोग कैसे करते होंगे मेल्ड क्वेश्चनर? तो क्या करते होंगे, वो खुद लिख लिख के एक ड्राफ्ट करते होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चनर। उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा लेते होंगे 100, 200, 1000, 10,000। फिर क्या करते होंगे, एनवेलप्स लेके आते होंगे, उसमें फोल्ड करके डालते होंगे, एनवेलप्स में एड्रेस लिखते होंगे और पोस्ट कर देते होंगे लोगों के घर, और बोलते होंगे लो जी इनके रिप्लाई कर देना, ये क्वेश्चनर है। आ रही है बात समझ? यही होता होगा। अभी जो ईमेल जा रही है, पहले नॉर्मल मेल जाती होगी जो आज की डेट में स्पीड पोस्ट होता है उस तरीके से। अब वहाँ पर भी सेम इशू आता होगा कि लोगों को मिल तो जाता होगा बट वो रिप्लाई नहीं करते होंगे, अरे कौन रिप्लाई करे, छोड़ो ना, अच्छा गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनको कौन सा पता चल रहा है। तो वही सेम इशू तब भी था। बट पहले एक चीज़ सोचना, अगर मैंने आपको एक मेल भेजा है, पोस्ट किया है एक एनवेलप जिसके अंदर डिटेल्स हैं, अब अगर आपको पता चल गया कि भाई इसका रिप्लाई करना है और रिप्लाई करके भेजना है और हमारे ही पैसे खर्च होने वाले हैं, तो कोई भी नहीं भेजेगा। बोलेगा एक तो इन्फॉर्मेशन मांग रहे, मेरा टाइम यूज़ हो रहा है, ऊपर से पैसे और खर्च हो रहे हैं मेरे। तो क्या किया जाता था, जितनी भी रिसर्च एजेंसीज होती थी उस एनवेलप के अंदर ही प्रीपेड स्टैम्प्स डाल देती थी। पहले के टाइम में ना स्टैम्प चलती थी, आपको नहीं पता होगा, वो स्टैम्प होती थी, पोस्ट ऑफिस से लेते थे हम, उस पर ग्लू लगा करके चिपका देते थे, और जितने भी दूर वो जाना होता था उतने हायर अमाउंट की स्टैंप लगती थी उसके ऊपर। अगर आपको यहाँ से दिल्ली भेजना है तो 1 रुपये की स्टैंप लगती थी, मुंबई भेजना है तो 5 रुपये की स्टैंप लगती थी। तो स्टैंप पे रुपीज़ लिखे होते थे, वो लगा दी और वो फिर पहुँच जाता था आपको जहाँ भेजना है। तो क्या करते थे वो रिसर्च एजेंसी, उनको पता होता था कि भाई ये अगर भेजेंगे तो इनके पैसे खर्च होंगे, तो बिल्कुल ही नहीं भेजने वाले, चांस जीरो। तो एक काम करते हैं, उस पर प्रीपेड स्टैम्प डाल देते हैं, पहले से स्टैम्प भी डाल देते हैं कि वो खोलेंगे उनको स्टैम्प भी मिल जाएंगी, क्वेश्चनर भी मिल जाएगा भर के, हो सकता है कि स्टैम्प लगा करके हमें वापस तो भेज दें लोग। तो ये चीज़ होती थी। तो यही चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये नहीं बताते पैराग्राफ आपको समझ नहीं आता। The mailed questionnaire method comprises of framing a well-drafted and soundly sequenced questionnaire covering all the important aspects of the problem under consideration and sending them to the respondent with prepaid stamp after providing all the necessary guidelines for filing up the questionnaire। और उस पर गाइडलाइंस बताती है आपको ये क्वेश्चनर कैसे भरना है। Although wide area can be covered using the mailed questionnaire method, the amount of non-responses are likely to be maximum in this method। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आता है जो बच्चे गलत कराते हैं? नॉन रिस्पॉन्सेज आर मैक्सिमम इन विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ऑप्शंस होते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनर मेथड, कोई भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि सर यहाँ पर भी लिखा था यही सेम चीज़, यहाँ पर भी लिखिए यही सेम चीज़, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी नॉन रिस्पॉन्सेज होते हैं और मेल्ड क्वेश्चनर में भी नॉन रिस्पॉन्सेज होते हैं। कोई एक ऑप्शन टिक करना है, किसको टिक करें? वो ऑप्शन ही नहीं है, बहुत हैंड भी। तो इसका आंसर है मेल्ड क्वेश्चनर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन रिस्पॉन्सेज सबसे ज़्यादा टेलीफोनिक इंटरव्यू में होते हैं अगर उसको सिर्फ इंटरव्यू मेथड के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि इंटरव्यू मेथड 3 होते हैं, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। इन तीनों में सबसे ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सेज कहाँ हैं? टेलीफोनिक में। बट अगर आप ओवरऑल नॉन रिस्पॉन्सेज की बात करो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो मेल्ड क्वेश्चनर में होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगला है ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एक्यूरेसी है, क्या है? एक्यूरेसी। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। तो कई बार पूछ लेते हैं, इफ एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल इन योर एनालिसिस विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन वुड यू प्रेफर? तो उसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू होगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू होगा, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, क्वेश्चनर मेथड है, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है, चार ऑप्शन होंगे कोई भी। आप किसको टिक कर क्या होगे? ऑब्जर्वेशन मेथड को। क्यों? पर्सनल इंटरव्यू में क्या हो रहा था, मैं आप लोगों को बैठा रहा था यहाँ पर और बोल रहा था लो जी मेरे क्वेश्चंस के जवाब दो, मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके आंसर्स दो, मेरे पास डेटा आ रहा था। बट वही
हो सकता है इनका वेट 40 बटे मुझे 43 44 बता दें। अच्छा, हो सकता है इनका वेट सच में 40 हो, ठीक है ना, बट कब, 3 महीने पहले जब मैंने चेक किया था, बट आज वो 43 हो चुका है। तो ये इनको थोड़ी ना पता आज कितना है, ये तो 3 महीने पहले वाला वेट बताएंगे ना, मैंने चेक तो किया था 30 40 था, 40 बता दिया। तो दिक्कत क्या है इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू में कि जो इन्फॉर्मेशन मिली हो सकता है वो इनकरेक्ट हो। बट ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि मैं अपनी टीम के साथ, अगर मैं एक रिसर्च एजेंसी में अपनी पूरी टीम को लेकर के आऊँगा, मेरे साथ सारे वेइंग मशीन, मेजरिंग टेप, सब चीज़ें होंगी, सारे औजार होंगे, जैसे मैं कि इनसे जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ वो मेजर कर सकूँ। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आओ इस वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ। अब तो कोई भाई ऑप्शन ही नहीं है, जो वेट है वही आएगा। अरे बात समझ। तो इन ऑब्जर्वेशन मेथड डेटा आर कलेक्टेड एज इन अ केस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा on a height or weight of a group of students by direct observation or using instrument. Although this is likely to be the best method of data collection, if नहीं, it is a time consuming, laborious and covers only a small area. तो क्या कह रहा है कि बेस्ट तरीका है डेटा कलेक्शन का, बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये लेबरस यानी इसमें मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी सारे, और एक बार मैं छोटा ही एरिया कवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे समझो कि अगर मैं आप लोग यहीं पे बैठे हो और मैं सबका वेट जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिधिमा अपना बताओ, कृतिका अपना बताओ, भारती अपना बताओ, तनिष्का अपना बताओ, सोहनी अपना बताओ, इन सबसे वेट पूछता रहूँगा और लिखता रहूँगा। ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू मेथड कि एक एक करके मैंने सबसे पूछ लिया। और वहीं अगर मैं वेइंग मशीन लेकर के आ जाऊँ, बोलो कि एक एक करके सब आओ और इस मशीन पर खड़े हो, मैं यहाँ पर वेट लिखूँगा, तो आपको क्या लगता है किस पर ज़्यादा टाइम लगेगा? वेइंग मशीन वाले में। अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो मुझे हार्डली 1 मिनट लगेगा, मैं आप सबका वेट यहाँ पे लिख दूंगा। बट अगर वेइंग मशीन वाला प्रोसेस यूज़ करने लगा तो कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे इसी काम में। एक एक करके आओगे, शोर बचाओगे, देखोगे, खड़े होगे, ठीक है ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और आखिरी है क्वेश्चनर मेथड। देखो, मेल्ड क्वेश्चनर और क्वेश्चनर मेथड में एक ही फ़र्क है। मेल्ड क्वेश्चनर में आप एक क्वेश्चनर बनाते हो, एक सर्वे फॉर्म बनाते हो और उसको मेल कर देते हो, और क्वेश्चनर के अंदर आप बनाते हो और सामने ही बिठा देते हो और सबको बांट देते हो, ये बैठो सब और ये क्वेश्चनर भरो, ठीक है ना। क्लास में बांट दिया मैंने पर्चे कि भर के दो मुझको, ये हो गया क्वेश्चनर मेथड। तो क्वेश्चनर फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज्ड फॉर लार्जर इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सन हु आर सर्वेड। एनुमेटर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्सन हैविंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन्ड एंड डेटा इज कलेक्टेड। मैं आपको क्वेश्चनर दे दूंगा, बोलूँगा भरो इसको, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चंस, आप उसके आंसर्स दोगे, मेरे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये हो गए सारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स। अब आ गया सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। पहला है इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक WHO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, ICAR, NCERT एक्सेट्रा। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना, इनकी इन सब पे बहुत सारा डेटा होता है। अब चाहे NCERT की साइट पे चले जाओ, चाहे WHO की साइट पे चले जाओ, चाहे वर्ल्ड बैंक की साइट पे चले जाओ, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। वो डेटा भी आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा है कि आप उसके पहले यूज़र नहीं हो, उसको ऑलरेडी बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं। और अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्चर एक्सेट्रा। तो कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे भी आपको डेटा मिल जाता है। क्या फिर कोई यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा PhD कर रहा है, तो उसने क्या किया, PhD में पता है ना क्या होता है, आपको अपनी थीसिस बनानी होती है, वो पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, इंस्टीट्यूट की जो आपकी वो है कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे पब्लिश होती है। तो जो पूरा अपने वो की थीसिस बनाई है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी रिसर्च के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए। तो हो गया अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्चर एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स हो गए डेटा कलेक्शन के, ठीक है ना। अब इसके देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। 7th का आंसर दो। एन एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड। फिर नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूट। द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज अ वेरिएबल, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव यानी कि वेरिएबल, क्वालिटेटिव यानी कि एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट ये आप तभी कर सकते हो। अच्छा, अगर आज आपने मुझसे नहीं पढ़ा होता जो मैंने आज आपको पढ़ाया, अब फिर वही 11th वाली स्टैटिस्टिक्स पढ़ के चले जाता और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते। फिर आप बोलते कि यार स्टैटिस्टिक्स तो अच्छे से करी थी, पता नहीं स्टैटिस्टिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं अजीब से, ठीक है ना। वो इसलिए अजीब लगता है आप लोग वो पढ़ के ही नहीं जाते, जो रेलिवेंट है 1 नंबर में ही पूछा जाता है। अगला देखिए, द डेटा कलेक्टेड ऑन अ हाइट ऑफ
on the height of a group of students after recording their height with a measuring tape are प्राइमरी में कौन सा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है ना, प्राइमरी में भी कौन सा ऑब्जर्वेशन, लिख लो ऑब्जर्वेशन मेथड। मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू हाँ, क्वेश्चनर हाँ, ऑब्जर्वेशन हाँ, ऑल ऑफ दीज। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, ठीक है सही है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है ना, सबसे जल्दी यही है। फिर द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी इज पर्सनल इंटरव्यू, वेरी गुड। इन केस ऑफ अ रियल एक्सीडेंट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है जी। फिर विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, वेरी गुड, मेड क्वेश्चनर, सही बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन दैट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मेल्ड क्वेश्चनर, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे गलती से भी टेलीफोनिक इंटरव्यू मत कर देना, उससे भी ज़्यादा होता है मेल्ड क्वेश्चनर में। फिर सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, हाँ, इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेज ना, प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्सेज ना, गवर्नमेंट सोर्सेज। अब देखो ए भी ठीक है, डी भी ठीक है, बट ज़्यादा ठीक क्या है ए, क्योंकि ए ने गवर्नमेंट और इंटरनेशनल दोनों की बात की है। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर, अपने सेंसस रिपोर्ट से रिलीजन पे डेटा कलेक्ट किया है, ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि जिसने सेंसस रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा कलेक्ट किया था वो पहला यूज़र होगा डेटा को, उसके लिए वो प्राइमरी डेटा था। अब तो वो बनी बनाई रिपोर्ट्स हैं जो जिसका डेटा आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके लिए सेकेंडरी है। द डेटा आर नोन टू बी डैश इफ द डेटा एज बीइंग ऑलरेडी कलेक्टेड आर यूज्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन और एजेंसी, सेकेंडरी, वेरी गुड। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये तो वैसे आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ए है, टेक्चुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक, ठीक है ना। देखो टैबुलर होता है बट इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं होता, टेक्सचुअल होता है, टैबुलर होता है बट इंटरनल कुछ नहीं होता, टैबुलर होता है, टेक्सचुअल होता है बट एक्सटर्नल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ये गलत लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं होता, बट टैबुलर, टेक्सचुअल एंड डायग्रामेटिक ये बिल्कुल ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप पढ़ोगे आगे का। चलो भाई बाय।